नमस्कार। लोकसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग ने इलेक्शंस को लेकर के इलेक्शन के रिगार्डिंग जो डेट्स है वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के अलावा आपको पता है कि 4 राज्यों में साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी कराई जाएगी और उसके अलावा कुछ राज्यों में उपचुनाव जो है वो भी कराए जाएँगे। अब इसके तहत अगर आप देखेंगे तो टोटल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जो 19 अप्रैल से शुरू होगी और ये 1 जून तक चलेगी और उसके बाद जाकर के 4 जून को जो परिणाम है वो सामने आ जाएगी। चुनाव की तिथि के साथ-साथ सभी लोग अपनी तैयारी में लग चुके हैं। वो तैयारी चाहे वो चुनाव आयोग की तैयारी हो, चाहे सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी हो, चाहे प्रशासन की तैयारी हो, राजनीतिक दलों की तैयारी हो, प्रत्याशी की तैयारी हो, चाहे एज़ ए वोटर हम आप एक जनता के रूप में जो हमारी आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ये जैसे तिथि की घोषणा हुई, बाकी सभी प्रोसेस शुरू हो चुकी है और अगले 3 महीने तक पूरा का पूरा जो देश है, चुनाव के इस महाकुंभ में लगे होंगे, सभी लोग व्यस्त हो जाएँगे और ये प्रक्रिया अगले 3 से 4 महीने तक लगातार चलती रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि इस महाकुंभ के थमने के बाद देश में चुनाव का सिलसिला रुक जाएगा। आपको पता है कि भारत में हर साल यानी कि हर साल 5 से 6 ऐसे विधानसभा है जिनके चुनाव होते रहते हैं लगातार। तो कहने का मतलब है कि भारत में ऐसा नहीं है कि ये चुनाव की प्रक्रिया रुक जाएगी, बल्कि लगातार ये चुनाव जो है वो चलते रहेंगे। यानी किसी न किसी जो विधानसभा का चुनाव है, वो लगातार 4 या 5 विधानसभा का चुनाव साल में चलता है। इस तरह से क्या होता है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो विधानसभा के चुनाव चलते रहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हर साल 2 से 3 महीना हमारा सिर्फ इसलिए खराब हो जाता है देश का, क्योंकि किसी न किसी राज्य में चुनाव रहते हैं। भारत में आपको पता होगा कि टोटल 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा चुनाव है और अगर एवरेज रूप से 5 साल में अगर 5 या 6 चुनाव होते हैं तो 30 इलेक्शन प्लस लोकसभा यानी 31 चुनाव जो होते हैं पूरे साल भर में होते हैं राज्य और केंद्र को मिला करके। तो आप सोच करके देखिए कि एवरेज रूप से 5 से 6 चुनाव जो होते हैं वो हर साल किसी न किसी राज्य का चुनाव रहता है। इस तरह से हमारे पास अगर देखें तो हमारा 2 से 3 महीना देश का जो है वो हर साल इलेक्शन में ही एक तरह से बर्बाद होता है। आप उसको बर्बाद कह लीजिए या जो कह लीजिए, उसमें हमारा टाइम और एनर्जी और जो हमारा ये होता है फंड्स होता है वो उसमें चला जाता है। अब इसी प्रक्रिया में एक प्रश्न ये उठ करके सामने आता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सभी इलेक्शन को क्लब कर दिया जाए। यानी 2024 में अगर ऐसा होता कि भारत में लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाते। अब एक साथ चुनाव हो जाता तो अप्रैल से मई के बीच में इलेक्शन हो जाता हमारा और जून में सारे राज्यों में सरकार बन जाती। अब अगले 5 साल क्या होता कि अगले 5 साल पूरा जो देश है वो विकास कार्य में लगा होता, सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अपने काम कर रहे होते और देश आराम से चल रहा होता। यानी हर साल जो अलग-अलग राज्यों में चुनाव होते हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसी प्रोसेस में इसको क्या कहा जाता है, इसी इससे क्या होगा, इलेक्शन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती और टाइम और रिसोर्स की बचत होती और इसी को कहा जाता है वन नेशन वन इलेक्शन। और आज का जो हमारा मुद्दा है ये यही मुद्दा है, वन नेशन वन इलेक्शन। यानी 5 साल में एक बार देश में चुनाव हो और सभी राज्यों का चुनाव साथ-साथ हो जाए। तो आज का जो हमारा जो चर्चा का विषय है वह आज यही विषय है और इसमें देखिए हम लोग कौन-कौन से टॉपिक को डिस्कशन में लाएंगे। इसमें हमारा सबसे पहले होगा बैकग्राउंड कि इंडिया में आजादी के बाद जब चुनाव हुए थे तो किस तरह का बैकग्राउंड हुआ करता था। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इसमें कि किन-किन देशों में ये सिस्टम है कि केंद्र और राज्यों के चुनाव एक ही साथ होते हैं 4 या 5 साल में। उसके बाद जाकर के इसका क्या पर्पस है, किस उद्देश्य से ये कराया जाना जरूरी है और किस उद्देश्य से वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाएगा। उसके बाद जाकर के इसे लागू करने में कौन-कौन से चैलेंजेस आएंगे, कौन-कौन सी चुनौतियां आएगी, उन पे बात करेंगे। उसके बाद जाकर के ये कैसे संभव हो पाएगा वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे बात करेंगे और फिर हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर देश में लागू किया जाता है तो क्या-क्या उसकी अच्छाइयां और क्या-क्या बुराइयां होंगी। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय की जो सरकार बनी थी उनके पास जो संविधान था, उस समय भारत का संविधान नहीं लिखा गया था। तो 1935 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था, उसी एक्ट के तहत उस समय भारत में जो संविधान व्यवस्था है वो लागू हुई और हमारा जो संविधान सभा है उन्होंने संविधान लिखना शुरू किया। उसके बाद जाकर के आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग को लागू कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में पूरी तरह से संविधान लागू हो गया। अब संविधान लागू होने के बाद जो नए संविधान थे उसके तहत आपको पता होगा कि जो पहला चुनाव है भारत में, जो जनरल इलेक्शन है, वो 1951 में अक्टूबर 1950 में शुरू हुआ था और ये अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ था और ये फरवरी 1952 तक
ये इलेक्शन चलता रहा हमारा। इस इलेक्शन की बात करें तो इस इलेक्शन में ना सिर्फ लोकसभा के चुनाव हुए थे, बल्कि जितने भी इंडिया में उस समय तत्कालिक स्टेट हुआ करता था, उन सभी स्टेट्स के इलेक्शन एक साथ कराए गए थे। यानी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव 1951-52 अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 के बीच में साथ साथ हुए थे। ये सारे सरकारें 1957 तक काम करती रही, आपको पता होगा। ये प्रोसेस जो है वो न सिर्फ 51-52 में बल्कि 57 में भी दोहराई गई थी। उसके बाद जाकर के 1962 में भी ये हुआ था और 1966 में भी ये हुआ था। इस तरह से 1967 तक ये प्रोसेस इंडिया में चलता रहा कि जो लोकसभा के इलेक्शन होते थे उसी के साथ सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी करवा लिए जाते थे। अब इसमें डिस्टरबेंस कैसे शुरू हुआ, देखिए तो डिस्टरबेंस शुरू हुआ 68-69 में, जब कुछ राज्यों में विधानसभा ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और उससे पहले ही विधानसभा भंग हो गई। अब कुछ राज्यों में अगर विधानसभा भंग हो गई तो स्वाभाविक रूप से तत्काल उनके चुनाव करवाए गए और उस चुनाव की वजह से क्या हुआ कि जो इनका डेट था लोकसभा का, जो वो कब होना था, 1972 में चुनाव होने थे, तो उससे इनका जो डेट है इलेक्शन का डेट, वो अलग हो गया, मिसमैच कर गया। अब उनकी तिथि अलग हो गई, उसकी तिथि अलग हो गई। अब उससे भी बड़ा फिर क्या हुआ 1970 में, तो 1970 में क्या हुआ कि लोकसभा भंग हो गई, जबकि जिस लोकसभा को 1972 तक चलना था वो 1970 में लोकसभा भंग हो गई। आपको पता होगा कि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपको अच्छे से पता होगा। उसके बाद की अवस्था है वो उसी समय की अवस्था है। तो 1970 में लोकसभा का विघटन हो गया और फिर जो चुनाव हुआ वो उसके बाद जाकर के अगला जो लोकसभा चुनाव हुआ वो 1972 में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद जाकर के क्या हुआ कि 1972 में होना था ये चुनाव, लेकिन कराया गया ये चुनाव 1971 में, इंदिरा गांधी के द्वारा भंग करके 71 में चुनाव हुआ। अब 71 में चुनाव हो रहा था तो उस समय कई राज्य ऐसे थे जिनमें 4 साल ही विधानसभा हुए थे, क्योंकि एक्चुअली डेट के अनुसार 67 के बाद 72 में होना था। लेकिन लोकसभा का चुनाव 71 में होने की वजह से जो राज्यों के विधानसभा चुनाव है वो नहीं कराए जा सके साथ में। ये डिस्टर्बेंस हुआ वहां से। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे कई सारे राज्यों में समय से पहले विधानसभा का भंग होना और इस तरह की स्थिति आई और अब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में बहुत ज्यादा गैप आ गया। कुछ राज्यों के तो चुनाव हो जाते थे लोकसभा के साथ, लेकिन कुछ राज्यों के अपने कारण से, कुछ राज्यों में लोकसभा के साथ मैच नहीं करने की वजह से क्या हुआ कि अब चुनाव की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि अब हर साल किसी न किसी राज्य में 2, 3, 4, 5 राज्यों में चुनाव होने लगे विधानसभा के, यानी लोकसभा के साथ उनका जो गैप है, इलेक्शन का जो डेट है वो लगातार बढ़ता चला गया। और इस तरह से ये गैप इतना बढ़ गया कि स्थिति आज ये आ चुकी है कि 5 से हर राज्य, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अभी अक्टूबर नवंबर में ही छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए थे। उससे कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कर्नाटक वगैरह सब में आपको याद होगा, तेलंगाना में याद होगा आपको चुनाव हुए थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चुनाव की इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कि 5-6 चुनाव तो हर साल होते ही रहते। यानी देश का 2 से 3 महीना फोकस जो है वो हमेशा लगा रहता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, भले वो विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो मंत्रिमंडल है, उनके भी लोग अपने पार्टी का प्रचार करने वहां जाते हैं, उस पर भी। तो पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो पूरे साल भर अब चलने लगी है और 5 साल अगर पार्टी पॉलिटिक्स चलेगी तो स्वाभाविक रूप से देश का डेवलपमेंट कब होगा, क्योंकि हर पार्टी चाहेगी कि उनकी पार्टियों की सरकार बने, तो सरकार जोड़ने तोड़ने में ही पूरा साल चला जाएगा, तो फिर डेवलपमेंट के वर्क के बारे में सोचने का समय कब मिलेगा। अब इसी चीज को ध्यान में रख करके क्या हुआ कि इसी चीज को ध्यान में रख करके क्या हुआ कि धीरे धीरे देश जो है वो इस तरफ बढ़ रहा है कि क्यों ना हम एक काम करें कि जो तिथियां हैं उन सबको क्लब कर दिया जाए और उनको मिला करके क्या हो कि एक साथ लोकसभा और जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभाओं का चुनाव करवाया जाए, यानी वन नेशन वन इलेक्शन को प्रोसेस को फिर से देश में रीस्टैब्लिश किया जाए। ये ऑलरेडी स्टैब्लिश था इंडिया में 51, 52, 57, 62 और 67 में हो चुका था, राइट। ऐसे ही चल रहा था, तो रीस्टैब्लिश किया जाए इसको। और इसी को लेकर के क्या है कि सबसे जो पहला सुझाव आया था वो 1983 में आया था, जब इलेक्शन कमीशन ने, केंद्रीय जो हमारा चुनाव आयोग है, उसने सबसे पहले ये सुझाव दिया था कि एक काम करते हैं कि सभी चुनावों को एक साथ कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद जाकर के 1999 में जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, उसने जो अपनी 170वीं रिपोर्ट दी थी, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि ये जो बार बार जो इलेक्शन का जो ये चक्र है, ये साइकिल ऑफ इलेक्शन है, उसको खत्म किया जाना चाहिए और सारे इलेक्शन को एक साथ किया जाना चाहिए, क्लब
किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद जाकर के फिर कार्मिक लोक शिकायत और विधि और न्याय विभाग का के द्वारा एक संसदीय समिति बनाई गई थी और संसदीय स्थायी समिति, और उसने दिसंबर 2015 में अपना जो 79वां सुझाव रिपोर्ट पेश किया था, उसमें भी ये सुझाव दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसको लागू किया जाना चाहिए। अब इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने क्या किया, तो सितंबर 2023 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया कि उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई भारत सरकार के द्वारा। और रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जब ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई, तो इस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो है, ठीक है, वो अपने सुझाव दे स्टडी करके। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि ये जो कमेटी है, चूंकि ये राष्ट्रपति जी के निर्देश है, ये अध्यक्षता में थी, तो स्वाभाविक रूप से एक प्रतिष्ठित कमेटी थी। और इस कमेटी की बात करें तो इस कमेटी ने अलग अलग पक्षों से बात की, जैसे जितने भी राष्ट्रीय दल है उनसे बात की गई, जितने भी राज्य स्तरीय दल है उनसे बात की गई, आम लोगों से बात की गई, कानूनी विशेषज्ञों से बात की गई, और उन सभी लोगों से आग्रह किया गया, रिक्वेस्ट किया गया कि आप अपने अपने सुझाव दीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है, और इनका जो ये रिपोर्ट है, ये 18,626 पेज की ये रिपोर्ट है। 18,626 पेज की ये रिपोर्ट अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा गया है रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा। इसके साथ ही इस सबसे लगता है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के गंभीर है। हालांकि 2024 के इलेक्शन में यह संभव नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद है कि 2029 में ये प्रक्रिया भारत में लागू हो सकती है। सरकार इसको लेकर के सीरियस है। या इतना ही नहीं, बल्कि सरकार ने ओ एन ONOE.gov.in नाम का एक वेबसाइट भी बनाया है, इस डोमेन नेम से एक वेबसाइट भी बनाया है, और इस वेबसाइट पे भी बहुत सारे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से लगता है कि सरकार गंभीर है, और 2029 में हो सकता है भारत में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये किन किन देशों में वर्तमान में काम कर रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो दुनिया के 3 कंट्री ऐसे दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज अगर अमेंडमेंट होती है, कोई नया चीजें लाई जाती है, कुछ नई अगर देखेंगे प्रोविजंस लाए जाते हैं, तो दुनिया में देखा जाता है कि किन किन देशों में है। और वैसे भी आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो ब्रिटेन, साउथ अमेरिका, ये साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूएसए, इन सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का की स्टडी करके उनसे जो जो अच्छे अच्छे प्रोविजन थे उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। जब आप पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आप देखते हैं, राइट, 70% सोर्सेस 1935 के एक्ट से लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो ब्रिटिश सरकार का था, और बाकी जो प्रावधान थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया था, उपराष्ट्रपति अमेरिका से, उसके बाद जाकर के डीपीएसपी आयरलैंड से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, इस तरह के बहुत सारे व्यवस्था अलग अलग देशों से लिया गया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, किन किन देशों में वर्तमान में काम कर रही है, समिति ने इस पे भी स्टडी की है। तो दुनिया में 3 प्रमुख देश आपको दिखाई देते हैं जहां पे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के प्रोविजन है। कहने का मतलब बहुत सारे कंट्री है, लेकिन 3 कंट्रियों पे मेन फोकस करेंगे हम लोग। उनमें से एक है ब्रिटेन, जिससे हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हुआ है, आपको पता होगा ऑलरेडी। तो ब्रिटेन में क्या व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में 2011 में एक एक्ट आई थी, फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट 2011। फिक्स टर्म पार्लियामेंट्स एक्ट 2011 में ये प्रावधान है कि हर 5वें साल पे ब्रिटेन में चुनाव होगा। किसी भी स्थिति में ब्रिटेन में जो संसदीय चुनाव होंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे, वो 5वें साल होंगे, और वो 7 मई 2015 को ये व्यवस्था लागू कर दी गई। और हर साल 5वें साल मई महीने के जो पहले गुरुवार होंगे, फर्स्ट जो थर्सडे होंगे, उस दिन ये इलेक्शन आयोजित किया जाएगा। यानी एक साथ पूरे ब्रिटेन में ये इलेक्शन होगा, और 5 साल से पहले कोई इलेक्शन नहीं होगा। इस तरह की व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं कंटेंट हमें वहां से भी मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रहा है। दूसरा जो प्रोविजन है वो है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में भी अगर बात करें तो 5 साल का कार्यकाल होता है वहां के, चाहे साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट की बात कर ले या वहां के जो प्रांतीय विधानमंडल है, अगर उसकी बात करें, उसके जो प्रोविंस है और उन प्रोविंस के जो लेजिस्लेचर है, उन सभी के चुनाव हर 5 साल पर आयोजित किए जाते हैं। यानी दक्षिण अफ्रीका में केंद्र और प्रांत के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल पे आयोजित किए जाते हैं।
उसके बाद जाकर के फिर हम लोग अगर बात करें तो स्वीडन नाम का एक देश बेस्ट एग्जांपल है। स्वीडन में अगर हम लोग बात करें तो जो उसका नेशनल असेंबली होता है, जिसको रिक्सडैग कहा जाता है, और उसके बाद जाकर के उसकी जो काउंटी काउंसिल होती है, यानी उसके स्टेट के जो काउंसिल होते हैं जिनको लैंडस्टिंग कहा जाता है, और उसके अलावा जो उसके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे भारत में नगर निगम, नगर पालिका होती है, इन सभी का इलेक्शन जो है वो एक ही साथ होता है स्वीडन में, और वो 4 साल पे होता है। हर चौथे साल उसकी डेट भी फिक्स होती है। चौथे साल सितंबर महीने में दूसरा जो सेकंड संडे होता है, उस सेकंड संडे में हर चौथे साल वहां पे क्या होते हैं, सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इलेक्शन एक साथ होती है। तो ये 3 बेस्ट एग्जांपल है, और उसके बाद पूरा स्वीडन जो होता है वो अगले 4 साल तक क्या होता है, अन्य अन्य कामों पे फोकस करता है, इलेक्शन पे अब उसका कोई ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये व्यवस्था जो है, इन सबसे इंस्पिरेशन लेकर के इन सब की भी स्टडी की गई है रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो सबसे पहला जो उद्देश्य ये है कि बार बार जो चुनाव पे ध्यान जाता है उसके भटकाव से बचना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर भारत में केंद्र में कोई सरकार है, अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है कर्नाटक में, तेलंगाना में, मणिपुर में या असम में, तो स्वाभाविक रूप से जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, वो अपने पार्टी के एक क्या होते हैं, अपने पार्टी के अगर देखें तो सबसे प्रमुख चेहरा भी होते हैं, तो उस नाते वो भी पॉलिटिक्स में रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये होता है कि एज ए पार्टी हेड के रूप में उनको बार बार इलेक्शन में कैंपेनिंग में जाना पड़ता है। इस तरह की व्यवस्था होती है। तो पूरे साल भर अगर आप देखेंगे तो पूरे साल भर तो हर साल 5-6 राज्यों के चुनाव होते रहेंगे भारत में। तो इस तरह से बार बार इससे ध्यान भटकता है सरकारों का, और इस ध्यान के भटकने से क्या होता है कि इसका निगेटिविटी होता है, चुनाव आयोग भी व्यस्त रहता है, जनता भी व्यस्त रहते हैं, और जो इफेक्टिव गवर्नेंस होती है वो नहीं होगी। क्योंकि क्या होगा कि गवर्नेंस के लिए आपको 5 साल आराम से काम करना चाहिए। अगर बार बार चुनाव पे ही प्रक्रिया पे ध्यान जाएगी तो एक इफेक्टिव गवर्नेंस जो है वो उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। तो उसको रोकना एक उद्देश्य हो सकता है। अगला उद्देश्य क्या हो सकता है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे ही आचार संहिता, आपने देखा कि जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा तिथि जारी कर दी गई तो आचार संहिता लागू हो गया, और आचार संहिता लागू होने का ही मतलब ये हो गया कि अब किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं गवर्नमेंट ले सकती है, बड़े डिसीजन नहीं ले सकती है इमरजेंसी डिसीजन को हटा करके, यानी कोई डेवलपमेंट वर्क के लिए भी कोई बड़े डिसीजन अब सरकार नहीं ले पाएगी। तो बार बार अगर हर साल 5-6 चुनाव होंगे और बार बार आचार संहिता लागू होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि सरकार के जो निर्णय होते हैं सरकार उस हिसाब से नहीं ले पाती है कोई भी बड़ा निर्णय, क्योंकि इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। और इस तरह की आचार संहिता की प्रक्रिया जो बार बार होती है, साल में 4-5 बार हो जाती है, उससे बचने का बेहतर तरीका है कि वन नेशन वन इलेक्शन थियरी, उसको सिस्टम को लागू किया जाए। उसके बाद फिर क्या होती है, जैसे कई बार कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रुक जाती है आचार संहिता की वजह से, तो ये सब चीजें ना हो। उसके अलावा क्या होता है कि बार बार अगर देश चुनाव में ही लगा रहेगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, इससे करप्शन होती है, क्योंकि बार बार पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा इकट्ठा करना पड़ता है, फंड्स इकट्ठा करने पड़ते हैं, इस पे करप्शन होने का बहुत ज्यादा संभावना करप्शन होने की रहती है। तो एक तरह से पॉलिटिकल करप्शन को रोकना भी एक उद्देश्य है। इससे क्या होगा कि पॉलिटिकल करप्शन भी रुकेगी, बहुत हद तक रुकेगी वन नेशन वन इलेक्शन से। उसके अलावा चुनाव के लागत अगर आप देखेंगे तो भारत में अगर देखें तो इतने सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इतने सारे प्रत्याशी खड़े होते हैं, और पूरे साल भर अगर चुनाव चलते रहता है तो हजारों करोड़ खर्च हो जाते हैं। उस प्रोसेस से बचने के लिए एक ही बार अगर इलेक्शन करा दिया जाए तो बार बार खर्च नहीं होंगे, उसी प्रक्रिया में सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद जाकर के फिर क्या है कि उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे जनता को असुविधा, जैसे बार बार अगर चुनाव होते हैं तो आपके कई सारे जरूरी काम रुक जाते हैं। अगर आप सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट सिस्टम, का पूरा गवर्नेंस, पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्शन से रिलेटेड कामों में लगा रहता है, जिससे जनता को बार बार परेशानी होती है। तो बार बार इलेक्शन होने से अच्छा है कि 5 साल में एक बार सभी चुनाव करा लिए जाए। उसके बाद जाकर के सरकारी एजेंसियों पे भी दबाव होता है। अगर बार बार इलेक्शन होते रहते हैं, हर साल 4-5 इलेक्शन होंगे, तो सरकारी एजेंसी, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सब पे क्या होता है, इनको कहीं कहीं तैनात करना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करना है, और उसके बाद जाकर के अन्य चीजें, तो उस पर ध्यान बार बार जाता है, और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो एजेंसी है वो बार बार प्रेशर फील करता है। उसके बाद जाकर के एक और चीज होता है, बार बार चुनाव होने से क्या होता है अलग अलग राज्यों में, हॉर्स ट्रेडिंग, यानी विधायकों की, एमएलए जो होते हैं उनकी खरीद बिक्री
बिक्री की आशंका बढ़ जाती है और एक तरह से कहीं न कहीं देखें तो ये राजनीति के लिए दीर्घकाल के लिए लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो कहीं न कहीं हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना भी वन नेशन वन इलेक्शन जो हमारी सिस्टम है उसका उद्देश्य है। उसके अलावा क्या होता है कि बार-बार चुनाव होने से क्या होता है, राज्यों पे वित्तीय दबाव बढ़ जाता है। वित्तीय दबाव इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बार-बार चुनाव होने से जनता को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे फ्रीबीज की घोषणा सरकारों द्वारा की जाती है। इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रेशर जो होता है वो स्टेट के ऊपर लगातार बढ़ता चला जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के उद्देश्य से ही वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये सिस्टम लाने की बात की जा रही है। तो ये सारे के सारे पर्पस है एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव का, ये सारा का सारा उद्देश्य है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाए तो क्या-क्या चैलेंजेस आ सकती है शुरुआत में हमारे देश में। तो चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो पहला चैलेंज है वो सबसे पहला चैलेंज ये आ सकती है कि अगर मान के चलिए कि एक साथ सभी का चुनाव करा दिया गया, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि कुछ राज्यों में हो सकता है कि हंग वो बन जाए, ये सिस्टम बन जाए जैसे कि लेजिस्लेटर यानी कि विधानसभा त्रिशंकु बन जाए, किसी भी पार्टी को बहुमत ना हो, सरकार नहीं बन जाए या फिर कोई विधानसभा समय से पहले भंग हो जाए तो फिर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन एकमात्र उपाय रह जाएगा। तो संविधान में बहुत सारे परिवर्तन इसको लेकर के करना पड़ेगा क्योंकि अगला इलेक्शन अब 5 साल के बाद उसमें होना है। अगर 3 साल के बाद ही अगर कोई सरकार गिर जाए और विधानसभा में सहमति नहीं बन पाए अलग अलग पार्टियों के बीच में, तो अगले 2 साल तक वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो रहेगी। तो ये सारे क्या करने पड़ेंगे, संविधान में कुछ चीजों को प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करके स्मूथली बनाना पड़ेगा ताकि ऐसी सिचुएशन के लिए हम तैयार रहे। तो एक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ये एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है देख लीजिए, तो दूसरा चैलेंज यह है कि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड चैलेंज आएंगे। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू करेंगे और पूरे देश में एक साथ सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव हो, उसके अलावा लोकसभा चुनाव हो, तो इतनी बड़ी प्रक्रिया में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके बाद जाकर के कर्मचारी, उसके बाद जाकर के वीवीपैट, उसके बाद अदर लॉजिस्टिक जो है उसके ऊपर प्रेशर बन जाएगा। इतना लॉजिस्टिक की व्यवस्था करना बहुत बड़ा एक जटिल प्रोसेस होगा। चुनाव आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद तीसरी चिंता क्या है देख लीजिए, तीसरी जो चैलेंज आएगी वो ये आएगी कि इंडिया का जो फेडरलिज्म सिस्टम है, फेडरलिज्म सिस्टम में क्या कहा गया, आर्टिकल 1 जो है उसमें कहा गया है कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और कहीं ना कहीं अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो कहा जा रहा है कि जो राज्यों की स्वायत्तता है और स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो सकती है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में जो संघीय ढांचा है उसमें टकराव के बढ़ने की आशंका है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये सब चैलेंज आने वाली है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो क्या इसमें संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन हमें किस किस में करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा के राज्य ये विधानसभाओं के जो चुनाव की प्रक्रिया है उससे जुड़े हुए प्रावधानों में भी हमें संशोधन करना पड़ेगा। और क्या क्या चैलेंज आएंगे देख लीजिए, तो पक्षपातपूर्ण परिणाम होने का डर है क्योंकि देखिए केंद्र के जो चुनाव होते हैं जब लोकसभा के, तो आप देखेंगे कि उसके मुद्दे अलग होते हैं, वो नेशनल इश्यूज होते हैं, राइट। और जब स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो वहां के लोकल इश्यूज इसमें बहुत ज्यादा हावी होता है। तो कई बार आप देखेंगे कि कुछ पार्टियां ऐसे होती है जो लोकसभा के चुनाव में उस राज्य से सीटें पर्याप्त मात्रा में जीत जाती है, लेकिन वही पार्टी जब वहां पे विधानसभा चुनाव लड़ती है, जैसे दिल्ली की बात करें, तो वहां पे नहीं जीत पाती है, दूसरी पार्टी जीत जाती है। इसका मतलब यह है कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें प्राथमिकताएं अलग होती है, जबकि लोकसभा चुनाव की प्राथमिकताएं अलग होती है, जनता के एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, जनता फेस देखती है, बहुत कुछ देखती है। अगर दोनों को क्लब कर दिया जाए तो ऐसे में हो सकता है जिनका केंद्र में लोकसभा में जो पावरफुल है वो राज्य के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। यानी कि उसकी वजह से क्या है कि कई बार क्या होगा कि जो राज्य स्तर पर जो लोकप्रिय पार्टी है उनको खतरा महसूस होता है इसको लेकर के। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि नहीं, दोनों की प्रायोरिटी अलग है और दोनों का इलेक्शन होगा तो जो पावरफुल होंगे जो लोकसभा में वो इस पे अपना इन्फ्लुएंस डाल करके विधानसभा के चुनावों को भी प्रभावित कर सकते हैं, इस तरह की भी आशंका है। उसके बाद जाकर के क्या होगा, शॉर्ट टर्म एक्सपेंस बढ़ जाएगा, यानी कि एकदम से अगर 5 साल में एक बार सारे राज्यों का चुनाव हो, विधानसभाओं का और लोकसभा का, तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ जाएगी देश को, क्योंकि वीवीपैट, उसके बाद जाकर के ट्रैवल कॉस्ट हो गया, बहुत बड़ी संख्या में ईवीएम आपको रखने पड़ेंगे, बनवाने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर के सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ेगा, सारा व्यवस्था करना पड़ेगा।
जाएगा तो एकदम से शॉर्ट टर्म में क्या होगा, एकदम से खर्च बढ़ जाएंगे। ये भी चैलेंज है। उसके अलावा उसके बाद जाकर के देखिए क्या क्या चैलेंज है। तो उसके अलावा चैलेंज ये है कि संविधान के उल्लंघन होने का भी आशंका बनी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये संविधान का भी उल्लंघन करे, क्योंकि राज्य और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव होंगे। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई वाला जो मामला था उसमें चिंता व्यक्त की थी। उसके अलावा क्या होगा कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है इसको लेकर के, कि क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगी। इतना बड़ा काम अगर होगा तो स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में मिशनरी की जरूरत पड़ेगी, उनको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। और आपको पता है कि निर्वाचन आयोग जो अपना काम करती है उनके पास स्टाफ कम होते हैं। वो जो काम करती है वो राज्य और केंद्र से जो स्टाफ होते हैं, चाहे सुरक्षा एजेंसी हो, अन्य स्टाफ, उसी का यूज करती है वो इलेक्शन में। तो निर्वाचन आयोग के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि क्या वो स्वतंत्र रूप से इतने लोगों को इस काम में लगा पाएगी, क्योंकि एक साथ पूरे देश में चुनाव होगा। उसके बाद जाकर के फिर क्या होगा कि ये सारे के सारे जो है ये चैलेंजेस होंगे। अब जाकर के हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये संभव हो पाएगा, हाउ विल दिस बी पॉसिबल। अगर ये होता है वन नेशन वन इलेक्शन तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जनता, लोकतांत्रिक देश में हम आप यानी जो जनता होता है वही सर्वोच्च होता है। जैसे कि कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता द्वारा, जनता पे शासन है या जनता के लिए शासन है, राइट। तो स्वाभाविक रूप से इसमें लोकतंत्र में कौन है, जनता सर्वोसर्वी है, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। तो एक आम सहमति बनानी पड़ेगी इसमें, चाहे वो राजनीतिक दलों के बीच में हो, लोगों के बीच में हो। तो एक बड़े स्तर पे विचार विमर्श, ओपन डिस्कशन, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद जाकर के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कैसे पॉसिबल होगा, तो संविधान में कौन कौन से, तो संविधान के कई सारे प्रावधान में संशोधन करना पड़ेगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। और लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव के प्रोसेस है उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारे संशोधन करने पड़ेंगे। उसके बाद जाकर के फिर कैसे संभव होगा और क्या क्या उपाय हो सकता है। तो अब एक जो प्रैक्टिकल चीज है वो ये है कि विधानसभा के कार्यकाल और लोकसभा के चुनाव के जो कार्यकाल है उसको बराबर पे लाना पड़ेगा। बराबर पे कैसे है, अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन थियरी को या प्रोसेस को लागू करेंगे तो कई राज्य ऐसे हैं जिनका अभी 4 साल हुआ है विधानसभा। जैसे बिहार की बात करें तो 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, तो बिहार का जो विधानसभा होगा उसको 4 साल में भंग करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हाल ही में अक्टूबर नवंबर में मध्य प्रदेश के चुनाव हुए हैं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और जिन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ 4 महीने पूरे किए हैं, तो सिर्फ 4 ही महीना के बाद उस विधानसभा को भंग करना पड़ेगा। या ये हो सकता है कि जब 5 साल उनका पूरा हो जाए तो वो लोकसभा के इलेक्शन का वेट करेंगे, और इस 4-5 साल में महीने जो होंगे जब इनका चुनाव होना होगा लोकसभा के साथ, तब तक एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा कर चुका होगा। तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रावधान ये है कि विधानसभा का जो 2 सेशन है उसके बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे संविधान में। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसका 6 महीना के बाद अभी चुनाव होना है, तो उन राज्यों के चुनाव अभी हो जाएंगे, यानी उनका जो विधानसभा है वो 4.5 ही साल चलेगा। इस तरह से सबके का करके तब जाकर के बराबर पे सब एक बार 2029 में आ सकती है। तब ये व्यवहारिक रूप से मुझे लगता है कि संभव होता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के फिर क्या होगा, तो बड़ी संख्या में निवेश की जरूरत पड़ेगी, ह्यूज अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रक्रिया, चाहे वो सुरक्षा हो, मतदाताओं का प्रशिक्षण हो, ईवीएम मशीन हो, वीवीपैट मशीन हो, मतदान केंद्र में बाकी व्यवस्था करना हो, और एक साथ इतने बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, देश को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जाकर के ये सब करेंगे तब जाकर के पॉसिबल होगा। उसके बाद जाकर के फिर क्या कैसे पॉसिबल होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसके अलावा फिर क्या होगा, सरकार को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक साथ अगर पूरे देश में इलेक्शन होता है तो कई सारे इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस इलेक्शन के काम में लगे रहेंगे, उसके बाद पार्टियां अलग कैंपेनिंग में लगे रहेगी, सरकार भी कैंपेनिंग में लगे रहेगी। तो इस तरह से अचानक से अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, चाहे फंड्स को लेकर के, चाहे बाकी चीजों को लेकर के, या फिर हंग पार्लियामेंट बन जाए, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको कानून में संशोधन करने पड़ेंगे। इस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को जागरूक करना पड़ेगा
पड़ेगा, क्योंकि जनता अभी इस स्थिति में नहीं है। आप देखेंगे कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं जनरली, अगर आप देखेंगे तो कई राज्यों में 4 या 5 पदों के लिए होता है। जनता उन कैंडिडेट्स के, उनके अलग-अलग चुनाव चिन्हों को देख कर के अलग-अलग आधार पर अलग-अलग व्यक्तियों को वोट देती है। चाहे वो ग्राम पंचायत में मुखिया का पद हो, चाहे ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य का हो, चाहे पंचायत समिति के मेंबर का हो, चाहे जिला परिषद का हो और चाहे सरपंच का हो। ये 5 लोगों के जो चुनाव होते हैं वो एक साथ होते हैं पंचायत में। अगर बिहार के अगर ग्राम पंचायत में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए, तो यहाँ पे विधानसभा और उसके बाद जाकर के लोकसभा दोनों के चुनाव एक साथ होंगे। तो जनता इतना मैच्योर नहीं है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग मुद्दा होता है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो नेशनल इशू इंपॉर्टेंट होती है, जबकि विधानसभा में लोकल इशू इंपॉर्टेंट होती है। तो जनता अभी इतना मैच्योर नहीं है कि इन चीजों का फर्क, कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र में बैठी हुई सरकार लोकसभा के बहाने राज्य की विधानसभा का चुनाव भी जीत जाए। ये कहीं ना कहीं अन्याय होगा, क्योंकि जनता की प्राथमिकता राज्य को लेकर के अलग हो सकती है, उसकी पसंद अलग हो सकती है, पार्टी कैंडिडेट अलग हो सकते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा वो किसी और को देखना चाहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री किसी और पार्टी के व्यक्ति को। तो ये सारी चीजें मिक्स होगी, और इस सिचुएशन में जनता स्पष्ट रूप से सभी पढ़े लिखे नहीं है। तो उस हिसाब से लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, ताकि वो दोनों लेवल पे डिसीजन ले सके कि राज्य सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं। केंद्रीय मुद्दों पे राज्य में चुनाव नहीं लड़े जा सकते, राज्य विधानसभा चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं। तो जनता को भी प्रशिक्षित करना होगा या जागरूक करना होगा। तो कुल मिलाकर के ये सारे प्रक्रिया को करके हम लोग वन नेशन वन थियरी को, नेशन वन इलेक्शन थियरी को लागू कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और जैसे मैंने कहा कि इससे कई सारे फायदे होंगे। तो ओवरऑल 2029 में हम उम्मीद करते हैं कि ये लागू होगा। तो कुल मिलाकर के अगर कंक्लूजन देखें, हम लोग निष्कर्ष अगर देखें, तो इस उच्च स्तरीय जो समिति ने जो अभी अपनी रिपोर्ट दी है 18,000 से ज्यादा पेज की, और सरकार ने जिस हिसाब से वेबसाइट बनाया है और जिस तरह से ये मुद्दा अभी चर्चा में है, लगता है कि सरकार सीरियस है कि वन नेशन वन इलेक्शन को बहुत जल्दी सरकार लागू करेगी देश में, और उम्मीद है कि 2029 में ये लागू हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस विषय पे आपका क्या राय है, आपके क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाले इसी तरह के बहुत सारे कंटेंट लेकर के आपसे। आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, उम्मीद है मुझे। मिलते हैं अगले किसी सेशन में इसी तरह से। थैंक यू। जय भारत।